शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो संज्ञा रहेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो वाच्य को लेकर की थी, वाक्य के बाद में। क्योंकि कुछ भाषा विज्ञानी वाच्य को वाक्य के भेदों का आधार मान लेते हैं। वो मानते हैं कि वाक्य के भेद वाच्य के आधार पर भी किए जा सकते हैं। और वाक्य से पहले जो हमारी चर्चा का विषय था वो शब्द था। शब्द में ही हमने रूपांतरण के आधार पर जो शब्द पढ़े थे उसमें विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में चार भेद थे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अभिकारी शब्दों में जो अव्यय शब्द होते हैं वो है। तो आज हमारी जो चर्चा हम करेंगे जो शब्द के रूपांतर के आधार में विकारी शब्दों में सबसे पहले आती है, यानी जो आज चर्चा का विषय है वो है संज्ञा। अगर सबसे पहले ये देखा जाए कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो संज्ञा में सम उपसर्ग सम प्लस क्या से मिलकर। सम का एक अर्थ पूर्ण भी होता है और सम का एक अर्थ सम्यक भी है। यानी सम का अर्थ क्या है? पूर्ण। और सम्यक। और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। यानी कि अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात संज्ञा से हमें पूर्ण या सम्यक ज्ञान का बोध कराने वाला। संज्ञा क्या है? पूर्ण या सम्यक ज्ञान का बोध करा बोध। अगर संज्ञा शब्द के बारे में बात की तो संज्ञा का एक पर्यायवाची नाम भी। संज्ञा अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर की संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। और जो संज्ञा का अर्थ होता है, सम का अर्थ है पूर्ण या सम्यक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। अर्थात पूर्ण या सम्यक ज्ञान का बोध ही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा का एक पर्यायवाची या संज्ञा शब्द को अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो होता है नाम। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो हम आगे पढ़ ही लेंगे। नाम अर्थात किसी भी चीज का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भावना मन में जागृत हो रही है, जागृत उस भावना उस फीलिंग्स का नाम हो, कोई विचार मन में आ रहा है उस विचार का कोई ना कोई नाम। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है हमारे सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हैं, उन्हें हम किसी ना किसी भाषा से व्यक्त करेंगे। और भाषा में हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसका कोई नाम होगा। वही नाम क्या कहलाता है? वही नाम हमारी संज्ञा कहलाती है। तो चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिभाषा की अगर हम बात करें, संज्ञा परिभाषा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, किसी विचार का नाम हो, अवस्था का नाम हो, बहुत सारी चीजें, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग कर लिया है। जिस किसी का भी नाम हो वही नाम क्या कहलाता है? हमारी संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं वस्तु की, तो वस्तु क्या हो सकती है? सबसे पहले वस्तु हम ले लेते हैं कलम, जिनसे हमें बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। पुस्तक, मान लीजिए मैंने कहा गिलास, मैंने कहा मेज, मैंने कहा अलमारी। ये सब क्या है? ये हमारी वस्तुओं के नाम हैं। अगर मैं बात करूं व्यक्ति की, तो व्यक्ति में सबसे पहले जो हमारे अचेतन मन में समाया हुआ ही है कि राम, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राम आगरा जाता है, राम कानपुर जाता है, राम दिल्ली जाता है, तो सबसे पहले वही नाम आता है। राम, सीता, करण, अमन, दिनेश, कनिका,
अब अगर मैं स्थान की बात करूं तो स्थान में मान लीजिए सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना फिरोजाबाद। आगरा। भारत। दिल्ली। आधे इन सब में जोड़ते जाइएगा। अब अगर मैं भाव की बात करूं तो भाव क्या क्या आते हैं हमारे मन में। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने कहा ममता, या जैसे ममत्व का भाव कहते हैं प्रेम, प्रणाम, क्रोध आदि। अब अगर मैं गुण की बात करूं तो गुण क्या हो सकते हैं किसी के अंदर। ईमानदारी, चालाकी, अच्छाई आदि। और अगर विचारों की बात की जाए तो विचार कैसे हो सकते हैं। तो विचार सबसे पहले तो हमारे कुटिल विचार भी होते हैं। सरल भी होते हैं, सहज भी होते हैं आदि। चलिए फटाफट से पहले आप नोट कीजिए। और डेफिनेशंस क्या है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, विचार, गुण आदि के नाम को ही क्या कहा जाता है। आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए संज्ञा के। और संज्ञा के भेद को लेकर के जो हमारे भाषा विज्ञानी हुए हैं, जो वैयाकरणिक हुए हैं, वो एक मत नहीं। कुछ लोगों का मानना ये है कि संज्ञा के 4 भेद, 5 भेद होते हैं। और कुछ का कहना यह है कि नहीं भाई, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 2 को तो हमने अंग्रेजी भाषा से ले लिया है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में भी वो कह देते हैं कि हिंदी के मूल भेद 3 हैं और 2 रूपांतरण के आधार पर, नहीं अर्थ के आधार पर 3 भेद और रूपांतरण के आधार पर 5 भेद होते हैं। क्योंकि 2 को क्या मानते हैं, हमने अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर लिया है। लेकिन बहुत आयत मत पर यह भी माना जाता है, कुछ भाषा विज्ञानों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो संज्ञा के भेद है हम 2 आधारों पर कर सकते हैं, एक वस्तु के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। तो जहां धर्म के आधार की उन्होंने बात करी है, तो धर्म के आधार पर उन्होंने भाववाचक संज्ञा को रखा है। बाकी 4 जो मुख्य भेद होते हैं, चाहे व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, समूहवाचक हो या पदार्थवाचक हो, उनको वो मानते हैं कि इन्हें वस्तु के आधार पर इनका भेद किया जा सकता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम प्राणी के आधार पर भी कर सकते हैं कि प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। यानी कि प्राणीवाचक में क्या हो गया कि जहां मनुष्यों की बात की जाए, प्राणियों की बात की जाए, जैसे व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक के भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि वो किस में हमारे चले जाएंगे, वो प्राणीवाचक में चले जाएंगे। लेकिन वस्तुओं की अगर बात की जाए, निर्जीव स्थानों की बात की जाए, तो वो अप्राणीवाचक में भी हमारे संज्ञा की पहचान या संज्ञा के भेदों के आधार पर चले जाते हैं। कुछ भाषा व्याकरणी ये भी कहते हैं कि हम गणना के आधार पर कर सकते हैं। गणनावाचक और अगणनीय, यानी गणनीय जिनकी गणना की जा सके वो संज्ञा, और जिनकी गणना न की जा सके वे संज्ञाएं। लेकिन सर्वमान्य मत ये कहता है कि भाषा जो हमारी संज्ञा है
उस संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो हम बिना किसी विवाद में पड़े हुए, हालांकि मैंने एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया है कि अगर वो पूछा जाए, क्योंकि ऐसी कोई संभावना एग्जाम में अब नहीं बनती है, क्योंकि हिंदी को मानकीकृत करने का, भाषा विज्ञान को स्पेशली मानकीकृत करने का जो काम है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किया जाता है, और वहां से भी ये मान्यता है कि संज्ञा की हिंदी में अब 5 भेद हैं। तो इसलिए हम 5 भेदों की बात करेंगे, लेकिन फिर भी स्पेशली पूछा जाए अर्थ के आधार पर कितने हैं तो 3, रूपांतरण के आधार पर कितने हैं तो 5। अर्थ के आधार पर हमारा व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक आता है, और समूहवाचक जातिवाचक होता है। जातिवाचक के ही भेद मान लिए जाते हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक। लेकिन हम यहाँ 5 भेदों को ही लेकर के चर्चा करेंगे, जो नाम भी करेंगे वो सीधे सीधे करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद। अर्थ के आधार पर पूछ ले 5 भेद, रूपांतरण के आधार पर पूछ ले, अर्थ के आधार पर 3 जो कि हिंदी के माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। रूपांतरण के आधार पर कुछ भाषा विज्ञानी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो जातिवाचक है ना बच्चे, जातिवाचक के क्या करते हैं, 2 भेद कर लेते हैं। और कौन कौन से, पदार्थवाचक और समूहवाचक। और कुछ भाषा विज्ञानी कहते हैं कि सारी चीजें एक तरफ करो, सब बेकार, गणनावाचक आपका, और ये प्राणीवाचक, रूपांतरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबको दरकिनार करो। सीधे सीधे जो हिंदी है उसके जो भेद हैं वो 2 आधारों पर होंगे, एक धर्म के आधार पर और दूसरे वस्तु के आधार पर। धर्म के आधार पर वो क्या कहते हैं, धर्म के आधार पर कहते हैं कि कौन सी संज्ञा आती है, धर्म के आधार पर आती है भाववाचक संज्ञा, और वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और आपकी समूहवाचक संज्ञा उसके अंतर्गत आती है। लेकिन हम किसी बिना विवाद के कारण में पढ़ते हुए सीधे सीधे आप संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ लेते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरे नंबर पर है हमारा जातिवाचक, तीसरे नंबर पर समूहवाचक, और चौथे नंबर पर है पदार्थवाचक। और इसी को ही कुछ लोग कुछ भाषा विज्ञानियों ने नाम दिया है द्रव्यवाचक। और जो 5वां महत्वपूर्ण भेद है वह हमारा भाववाचक। तो अगर आपसे एग्जामिनर सिंपली पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपका सीधे सीधे से जवाब होना चाहिए 5 भेद हैं। और ऐसी कंडीशन में आप किसी भी संशय का शिकार नहीं होंगे, ना प्राणीवाचक का, ना गणनावाचक का, ना अर्थ के आधार पर, ना रूपांतरण के आधार पर, और ना ही आप ये कहेंगे कि जो संज्ञा के भेद हैं वो जो महत्वपूर्ण धर्म या वस्तु के आधार पर करने हैं। वहां सारे संशय की स्थितियों को आपको दरकिनार करके क्या कह देना है, सीधे सीधे बोल देना है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। तो चलिए सीधे सीधे से हेडिंग डाल लेते हैं बिना समय गंवाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, देखिए वे संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध होता है, या स्थान विशेष का बोध होता है, बोध होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर मन कर रहा है उसे तोड़ने का। अच्छा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, अब व्यक्ति विशेष में जैसे मैंने कहा राम, अमन, गिरिजा, नीरजा,
अगर मैं बात करूं वस्तु विशेष की, तो वस्तु विशेष में जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्राथमिक महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मैंने कहा गंगा नदी, मैंने कहा हिमालय, या मान लीजिए मैंने कहा हिंद महासागर, और अगर मैं स्थान विशेष की बात करूं तो मान लीजिए मैंने कहा कानपुर, तो कानपुर के अलावा हम कह सकते हैं भारत, मान लीजिए मैंने कहा आपसे हिंदी की पुस्तक आदि। मैंने जैसे कहा अमन, गिरजा, नीरजा, राम, ये सब क्या है, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम है। मैंने कहा प्राथमिक विद्यालय, तो भाई विद्यालय से पता चल गया कि हमारे यहाँ का कौन सा प्राथमिक विद्यालय है। या मान लीजिए मैंने किसी का नाम ले लिया, किसी जैसे राजकीय विद्यालय, मैंने कहा गंगा नदी, तो सारी नदियों का नाम लिया मैंने, एक स्पेशल नदी का नाम लिया, मैंने कहा हिमालय, तो एक स्पेशल पर्वत है, हिंद महासागर, कानपुर, भारत, हिंदी की पुस्तक आदि। ये सब किसका बोध करा रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध करा रहे हैं। तो वे शब्द जो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध करा, यानी आपने एक शब्द सुना और आपके दिमाग में सीधे सीधे से उसी का जवाब आ गया, वही एक, जैसे आपने कहा राम, तो आपको राम का चेहरा याद आ गया। आपने कहा कि हिंदी की पुस्तक, तो आपको हिंदी की ही पुस्तक याद आ गई। आपने कहा मेरा मोबाइल, तो आपको अपना ही मोबाइल है, हालांकि मेरा मोबाइल तो आपका व्यक्तिवाचक, आप जैसे कहते हैं रियलमी, तो आपको मोबाइल की एक स्पेशल कंपनी का बोध हो गया, या ओप्पो, तो इससे क्या होगा, आपको स्पेशल चीजों का जहां बोध होता है बच्चे, वहां कौन सी होती है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए हम लिखते हैं सीधे सीधे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो बच्चे जातिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसका बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं, मैंने कहा लड़का, मैंने कहा आदमी, लड़की, औरत, नदी, पर्वत, सागर, महासागर, विद्यालय, मैंने कहा लड़का, तो अब इसमें किसी स्पेशल लड़के का नाम नहीं आ रहा है, लड़की कहते स्पेशल लड़की का नाम, लेकिन जैसे मैंने कहा सीता, तो स्पेशल लड़की का बोध हो रहा है। राम कहते स्पेशल इंसान का, स्पेशल पर्सन का बोध हो रहा है, लेकिन लड़का, लड़की, आदमी, औरत, नदी, पर्वत, सागर, समुद्र, महासागर, विद्यालय, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, इन सारे शब्दों से हमें संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो जहां संपूर्ण जाति का बोध हो, वहां कौन सी संज्ञा होती है बच्चे, वहां होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अब जो एक अक्सर डाउट होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, उसमें मैं एग्जांपल से आपको समझाई दे रही हूँ, तो आप एक आराम से रो खींच लीजिए, एक तरफ लिख लीजिएगा व्यक्तिवाचक, और मुझे लग रहा है इतने सारे एग्जांपल्स के बाद में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, और दूसरी तरफ लिखिए जातिवाचक।
अब देखो, मैंने कहा अमन, मोहन, तो ये क्या हो गए व्यक्तिवाचक। और अगर मैंने कह दिया लड़का, बच्चे क्या हो जाएगा जातिवाचक। मैंने कहा गीता, रवीना, कनक, तो ये क्या हो गए, ये हो गई लड़की। और अगर मैंने कह दिया लड़की तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जातिवाचक। चलिए मैं यहीं पर एक शब्द और लिखे देती हूँ, यहाँ लिखे देती हूँ आदमी, और यहाँ लिखे देती हूँ और मेल और फीमेल की। अब मान लीजिए मैंने कहा गंगा, यमुना, कावेरी, और मैंने कह दिया नदी। मैंने कहा हिमालय, सतपुड़ा, और मान लीजिए मैंने कहा पहाड़, या मान लीजिए मैंने कहा पर्वत। अब मान लीजिए मैंने कहा अमेरिका, चीन, भारत, और यहां मैं क्या कह सकती हूँ देश। और अगर मैं कहूँ कानपुर, फिरोजाबाद, चलिए मैं इसे लाघव चिन्ह की सहायता से लिखती हूँ, आगरा, मथुरा, और यहां मैंने लिख दिया शहर। मैंने लिखा यूरोप, एशिया, और यहां मुझे लिख देना है महाद्वीप। यहाँ मैंने लिखा दूध और जूस, और पेय पदार्थ में आपका क्या क्या आ जाता है, चाय, और यहाँ मैंने लिख दिया पेय पदार्थ। और मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हिंदी की पुस्तक, मान लीजिए मैंने लिखा गणित की पुस्तक, और यहाँ मैंने लिखा पुस्तक। यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा सुभाष चौराया, गांधी रोड, गांधी चौराहा, और यहाँ मैं लिख दूँ सिर्फ चौराहा। और सिर्फ इतने ही नहीं, मान लीजिए मैंने इधर लिखा गिलास कटोरी और उधर लिख दूं मैं बर्तन। यहाँ मैंने लिखा हाथी घोड़ा और उधर उसमें जातिवाचक में क्या हो जाएगा जानवर, या मैंने लिखा तोता, मोर, कबूतर, उधर मैंने लिख दिया पक्षी। अब यहाँ पे एक पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे और समझाती हूँ।
नोट हो गए? अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैंने कहा दूध, जूस, चाय और पेय पदार्थ, तो जूस जो शब्द है ना, ये आपका चाय भी है या दूध भी है, ये तब तक व्यक्तिवाचक है जब तक इसको पेय पदार्थ के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया जैसे मान लीजिए आपने स्पेशली कह दिया अमूल का दूध, तो फिर दूध हो जाएगा जातिवाचक और अमूल का दूध हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आपने कहा मैंगो जूस, तो फिर जूस हो जाएगा जातिवाचक और मैंगो जूस हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चाय, तो चाय जैसे हमने कहा ना बहुत सारी चाय आती है, ताजा, टाटा प्रीमियम, तो अब इसके नाम से आप कहेंगे तो वो टाटा प्रीमियम, ताजा, ये सब आपकी चली जाएंगी व्यक्तिवाचक में। जैसे कि एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो बेटा ध्यान से समझो, अगर सिंपली इतना एग्जामिनर ने पूछ लिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सी संज्ञा है, तो अब आप चले जाइए ऑप्शंस पे। ऑप्शन आपको बता देंगे कि वो किस सेंस में पूछना चाह रहा है। मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग में वो ये जानना चाह रहा है कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है। तो बेटा अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शंस मान लीजिए आपके ऐसे हैं, उसने पूछा निम्न में से जातिवाचक कौन सी है, उसने बोला राष्ट्रीय राजमार्ग, अगला ऑप्शन है गांधी मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहर मार्ग, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय राजमार्ग बेटा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसने लिखा एशिया, सॉरी महाद्वीप, महासागर, राष्ट्रीय राजमार्ग और लिखा सभी, तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय राजमार्ग व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग अपने आप में नेशनल हाईवे है। हालांकि नेशनल हाईवे में जैसे हम कहेंगे NH2, NH4, NH7, NH10, तो फिर नेशनल हाईवे जातिवाचक में जाइए। सेम वही कंडीशन है जो यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा ना दूध, तो दूध तब तक व्यक्तिवाचक है जब तक पेय पदार्थ के साथ हम उसे ऐड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी कैटेगरी बताना शुरू कर दी, जैसे आप कहते हो ना कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स आपकी जातिवाचक है, लेकिन व्यक्तिवाचक पेय पदार्थ के नाम पे कहोगे कि भाई गर्मी लगी है कुछ पेय पदार्थ ठंडा गर्म जैसे आप बोलते हो, तो जैसे आपने ठंडा कहा, तो ठंडे में तो भाई जूस भी हो सकता है, ठंडे में आपका कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकती है, ठंडे में हो सकता है आप एनर्जी ड्रिंक्स भी लेना भी पसंद करते हो, या ये भी हो सकता है कि आप पना वना गर्मी कर रहे हैं वो भी लेना। तो उस कंडीशन में पेय पदार्थ में आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो व्यक्तिवाचक का बोध करा सकता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में भी तो कैटेगरी है ना, आप कौन सी पसंद कर रहे हैं, थम्स अप है, स्प्राइट्स है, ड्यू है, तो उस कंडीशन में यानी कि आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के कंफ्यूजन से दूर हट गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके साथ ही ना व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में चीजें ओवरलैप होती हैं। ओवरलैप कैसे होती है वो समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चे, जो शब्द जातिवाचक है लेकिन किसी गुण के आधार पर या अवगुण के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, या तो कोई गुण हो या कोई अवगुण हो, उसके आधार पर कई बार क्या होता है कि जातिवाचक शब्द व्यक्ति विशेष का द्योतक हो जाता है। जैसे जब किसी गुण, अब मैं अवगुण शब्द नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ गुण लिख रही हूँ, लेकिन उसमें अवगुण भी समाहित है। गुण के आधार पर जातिवाचक शब्द से, सॉरी पहले हम व्यक्तिवाचक को पकड़ते हैं। जब किसी गुण के आधार पर व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक जब किसी गुण के आधार पर संपूर्ण जाति का बोध होने लगे, संपूर्ण जाति का बोध हो तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक नाम आता है इतिहास में जयचंद का,
और एग्जामिनर को ये बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम उसी का ले लेते हैं। इतिहास के अनुसार जयचंद देशद्रोही था, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको एक वाक्य दे दिया, देश में जयचंद बहुत हैं, और अब वो कर रहा है जयचंद को रेखांकित, तो बच्चे यहाँ जो जयचंद है वो भले ही किसी का नाम है, लेकिन जयचंद को क्योंकि इतिहास देशद्रोही मानता है, इसीलिए जयचंद हर उस व्यक्ति का पर्याय है जो देशद्रोही है। तो यहाँ पर जयचंद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जयचंद आपका बन जाएगा जातिवाचक। यानी यहाँ पर जयचंद कौन सी संज्ञा का बोध करा रहा है, यहाँ पर करा रहा है जातिवाचक। एक ट्रिक फॉर्मेटली बता दो, नोट पॉइंट में लिख लो, या ऐसे लिख लो ट्रिक। ट्रिक छोड़ो, ट्रिक तो होनी नहीं चाहिए, तो नोट पॉइंट में लिख लो। नोट पॉइंट में आप ये लिख लीजिए, जब एक वचन को, जब एक वचन को बहुवचन बना दिया जाए, बहुवचन बना दिया जाए, तब व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। जयचंद एक था, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन क्या लिखा गया, जयचंद बहुत हैं, यानी कि उसको बहुवचन बना दिया कि नहीं बना दिया। तो या फिर बहुत शब्द को हटाकर वो करें, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये बाकी भी एग्जाम में बहुत आता है कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, या देश में जयचंद बहुत हैं। तो बात वही है, यानी जब व्यक्ति विशेष किसी गुण या अवगुण के आधार पर क्या किया जाए, एक व्यक्ति को जबरदस्ती बहुवचन बना दिया जाए, तब वहां कौन सी संज्ञा होती है, तब वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका पॉइंट 1, और फटाफट से नोट कर लीजिए पॉइंट 2। जब जाति सूचक शब्द से, जातिवाचक शब्द से, जब जातिवाचक शब्द से किसी गुण विशेष के आधार पर, गुण विशेष के आधार पर, आधार पर व्यक्ति विशेष का बोध हो, व्यक्ति विशेष का बोध हो, तब तब जातिवाचक संज्ञा, तब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब किसी जातिवाचक शब्द से किसी गुण की विशेष के आधार पर किसका बोध हो, किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरित की, रामचरितमानस की रचना की। तो बच्चे जो गोस्वामी है ना, गोस्वामी वो जातिवाचक शब्द है, लेकिन जैसे ही हमने कहा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, और व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो गोस्वामी शब्द है वो बेटा क्या बन गया, वो बन गया हमारा व्यक्तिवाचक। नोट कीजिए फटाफट से।
कुछ एग्जाम्पल लिखाई दे रहे हैं जिससे आपको डाउट खत्म हो जाए। कुछ शब्द लिखते हैं जो बेसिकली जातिवाचक हैं लेकिन व्यक्तिवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो चलो मैंने लिख देती हूँ। महत्वपूर्ण शब्द जो कि जातिवाचक, जो कि जातिवाचक हैं किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। संज्ञा का बोध कराते हैं। इससे आपको सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। जैसे पहला हम शब्द लिखते हैं गांधी जी। गांधी, तो बच्चे जो गांधी जी है ना वो जाते हैं सरोजनी नायडू, फिर सॉरी सरोजनी गांधी, जो थी हमारी इंदिरा गांधी। लेकिन जैसे ही हमने गांधी जी कहा तो इससे किसका बोध हो रहा है? इससे हो रहा है, यहाँ लिखिए ये है जातिवाचक, और ये बोध किसका करा रहे हैं? व्यक्ति विशेष। गांधी जी से हमें किसका बोध हुआ? गांधी जी से हमें बोध होता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। लिख लें यहाँ पे करमचंद गांधी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही हम कहते हैं महात्मा जी, तो महात्मा जी से भी हमें किसका बोध होता है? करमचंद गांधी का। और अगर हमने कहा पंडित जी, तो पंडित जी से सबसे पहले किसका बोध होता है? नेहरू जी का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और मान लीजिए हमने कहा लोहिया जी, लोहिया जी, तो लोहिया जी से किसका पता चला? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। मान लीजिए हमने कहा गोस्वामी, गोस्वामी, तो सबसे पहले तुलसीदास। मान लीजिए कहा देवी, तो देवी कहते किसका बोध होता है? माता दुर्गा का। मान लीजिए कहा दाऊ, तो दाऊ कौन होता है? पिता का बड़ा भाई, लेकिन बोध किसका हो जाता है? बलदाऊ जी का। तो ये शब्द आपको हेल्प करेंगे इस बात को समझने में कि कौन कौन से शब्द हमारे व्यक्तिवाचक हैं और कौन कौन से सॉरी जातिवाचक शब्द कब कब हमारे व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। चलिए, तो फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ी संज्ञा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है पूर्ण या सम्यक, अर्थात पूरा या सम्यक ज्ञान का बोध कराए, वही क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा का ही पर्यायवाची बच्चे किसे माना जाता है? नाम। संज्ञा का ही एक पर्याय शब्द है नाम। डेफिनेशन की बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या भाव विशेष या किसी वस्तु स्थान, भाव, गुण, विचार आदि किसी के भी नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। यानी अगर आपसे एक बार में पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि संज्ञा हम नाम को कहते हैं। आपको अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाए जा चुके हैं। इसके बाद हमने बात करी संज्ञा के भेदों की। जैसा कि मैंने कहा कि भाषा विज्ञान में संज्ञा को लेकर के बड़ा विवाद है। कुछ आचार्य मानते हैं 5 भेद हैं, कुछ मानते हैं 3 भेद हैं, कुछ ने तो अन्य अन्य आधारों पर 2 भी कहे हैं, जैसे प्राणी मात्र के आधार पर, गणना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, धर्म या वस्तु के आधार पर। लेकिन सर्वमान्य मत से संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो आज जो हमने चर्चा की और वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को लेकर के की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जब
व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं वे शब्द उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमने दोनों के अंतर को ठीक से समझ लिया था एग्जाम्पल्स में कि व्यक्तिवाचक क्या होगा, जातिवाचक क्या होगा। इसके साथ ही मैंने ये भी समझा दिया था कि किन किन कंडीशनों में व्यक्तिवाचक जातिवाचक भी बन सकती है। अगर किसी गुणधर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के गुण के आधार पर पता चले, जैसे मान लीजिए हमने कहा आज श्रवण कुमार नहीं मिलते, तो श्रवण कुमार के अंदर क्या, श्रवण कुमार जैसे बेटे नहीं मिलते, तो यहाँ श्रवण कुमार क्या हो गया, पूरी की पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। और किसी गुण के आधार पर अगर जातिवाचक शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो तो उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ मैंने कुछ शब्द ऐसे लिखे जो बेसिकली जातिवाचक हैं लेकिन व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, जिससे कि एग्जामिनर अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।